नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। So we know that the metal can be converted into the thin sheet and the only zinc is a metal. So zinc is the correct answer. Question number 2, which of the following is correct? All metal are ductile. सभी metal ductile होते हैं. All non metal are ductile. सभी non metal ductile होते हैं. Generally metal are ductile. अधिकतर metal ही ductile होते हैं. सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो करेक्ट लग रहा है वो लग रहा है जनरली मेटल आर डक्टाइल। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन कई मेटल्स में और नॉन मेटल में एक्सेप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिलअप है आपको, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या है? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। बी पार्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। डैश में आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। सी पार्ट, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपकी जो ब्लैंक है उसमें आएगा मोर। नेक्स्ट डी पार्ट, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस दैट गैस। तो मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर फिलअप में आपका आएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। कहने का मतलब यदि स्टेटमेंट करेक्ट है तो टी लिखिए, अगर जो स्टेटमेंट गलत है तो एफ लिखिए। तो ए आपका है जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ अधिकतर रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो यस ट्रू। सी पार्ट, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। डी पार्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो कोल से हम वायर बना सकते हैं, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उनके बेस पर हमें मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला है अपीयरेंस। तो मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है? मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल डल। हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मैलेबिलिटी, मेटल्स मैलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलेबल होते हैं। डक्टिलिटी, मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट कंडक्शन, तो मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डैश का साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों में ही हम गुड कंडक्टर के नीचे गुड कंडक्टर लिखेंगे और पुअर कंडक्टर के नीचे पुअर कंडक्टर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट, एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम। इनका कारण बताइए कि एल्यूमिनियम फॉइल को फूड रैप करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड इट इज मैलेबल। क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है तो ये मैलेबल है एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, और इसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं टू रैप फूड आइटम, जिससे कि फूड को रैप किया जा सके। बी पार्ट, इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ द मेटालिक सब्सटेंसेज। यानी वो रॉड जो पानी गर्म करने के लिए यूज होती हैं उनको मेटालिक सब्सटेंस से क्यों बनाया जाता है? तो बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटालिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता है? क्यों कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है।
डी पार्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आग पकड़ सकते हैं, इसलिए उनको हम केरोसिन में रखते हैं। बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड कैच फायर। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या आप नींबू के अचार को आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर है पिकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच मे अनहेल्दी फॉर अस, सो नो वी कैन नॉट स्टोर पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्योंकि पिकल में जो है वो एसिड होता है और एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ये सॉल्ट जो है वो बॉडी के लिए अनहेल्दी हो सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं एल्यूमिनियम यूटेंसिल में पिकल को नहीं स्टोर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैच द फॉलोइंग है। तो गोल्ड, फर्स्ट पार्ट है गोल्ड। तो गोल्ड को हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट आपका मैच करेगा डी पार्ट से। सेकंड है आयरन। आयरन की जनरली जो है मशीन बनाई जाती है, तो सेकंड पार्ट मैच करेगा ई के साथ। थर्ड पार्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम फूड रैप करने के लिए यूज करते हैं, तो थर्ड मैच करेगा सी के साथ। फोर्थ कार्बन। कार्बन जो कॉल में प्रेजेंट होता है और कॉल क्या फ्यूल के रूप में यूज होता है, तो फोर्थ जो है आपका एफ से मैच करेगा। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, यानी आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो बी से मैच करेगा। सिक्स्थ पार्ट मरकरी जो कि थर्मामीटर में यूज होता है, वो ए के साथ मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन अ कॉपर प्लेट? क्या होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट पे पोर करेंगे? तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड के आगे यहाँ पर डाइल्यूट लगा हुआ है। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन अगर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नो रिएक्शन अगर होगा। और हम इस रिएक्शन ने कहा कि गिव रिएक्शन ऑल्सो, तो जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो रिएक्शन किस बात की देनी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2SO4 ब्रैकेट में डाइल्यूट प्लस Cu और इक्वल टू नो रिएक्शन। यदि यहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता तो कॉपर आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता और कॉपर सल्फेट बन जाता और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती। लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन में डाइल्यूट दिया हुआ है, तो हम डाइल्यूट की कंडीशन में लिखेंगे नो रिएक्शन। बी पार्ट आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होगा जब कॉपर नेल को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे? तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट, ठीक है, एंड कॉपर। तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट टेक्स प्लेस। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब हम उसमें आयरन नेल रखते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है। कलर का फेड होना ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी took a piece of the burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? सलोनी ने एक चारकोल का पीस जलाया और उसमें जो गैस रिलीज हुई उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब वो कैसे फाइंड आउट करेगी कि गैस का नेचर क्या है? तो सबसे पहले वो गैस को कलेक्ट करेगी टेस्ट ट्यूब में और उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेगी, ठीक है, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेगी और वो इस ऑब्जर्वेशन में उसको मिलेगा कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाता है। इसका मतलब जो गैस रिलीज हुई है वो एसिडिक है नेचर में। तो यदि हम इस आंसर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर टू मेक इट सॉल्यूशन एंड टेस्ट इट विद लिटमस पेपर which change blue litmus to red. It means gas is acidic. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है
write down the word equation of all the reactions taking place in this process. तो इस प्रोसेस में होने वाली जो रिएक्शन है उनकी वर्ड इक्वेशन लिखी है। वर्ड इक्वेशन में हमें सिंबल नहीं यूज करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम इसी रिएक्शन में हम चाहे तो सिंबल यूज करके केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। अब यहाँ पर इक्वल टू निशान हम ऐसा नहीं लगाएंगे मैथ वाला, यहाँ पर हम एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रही है, इससे मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, one day Rita went to a jewelry shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? इस क्वेश्चन में कहा है कि रीता अपनी मदर के साथ गोल्ड स्मिथ के पास जाती है। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो गोल्ड ज्वेलरी लेके जाते हैं पॉलिश कराने के लिए, और जब वो नेक्स्ट डे उसको पॉलिश करा के लाते हैं तो उन्हें जो ज्वेलरी के वेट में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो जो वो वेट कैसे कम हुआ इसका आपको रीजन बताना है। तो इसका आंसर है कि जब कोई भी सुनार पॉलिश करता है तो वो एक केमिकल का यूज करता है पॉलिश करने के लिए, एक्वा रेजिया जिसे बोलते हैं, जो कि एसिडिक होता है नेचर में, 2 एसिड से मिलकर बनता है वो, ठीक है। अब तो जब ज्वेलरी सुनार को पॉलिश करना होता है तो वो ज्वेलरी को उस सॉल्यूशन में डालता है, और उसके बाद जो अपर लेयर होती है ज्वेलरी की वो उस एसिडिक सॉल्यूशन में ही डिजोल्व हो जाती है, और जो अंदर की लेयर है वो बाहर आ जाती है, जिससे कि ज्वेलरी शाइनी लगने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ इनके केस में भी। तो आंसर होगा इसका, फॉर पॉलिशिंग ज्वेलरी इट इज डिप्ड इनटू अ एसिडिक सॉल्यूशन एक्वा रेजिया which dissolve upper layer of the jewelry and inner layer come out, which result loss in weight of jewelry. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अब एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड। तो कीवर्ड कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट कीवर्ड है एटम। तो एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, यानी किसी भी एलिमेंट का वो पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम एटम बोलते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर द सब्सटेंस थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल इजीली, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the type of reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution, यानी वो रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। फोर्थ क्वेश्चन, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, एलिमेंट। एलिमेंट आर द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड हार्डनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड इजीली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड इजीली, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको आसानी से ना तो दबाया जा सकता है ना ही उसको आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस बोलते हैं। मैलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल, द एलिमेंट। अब यहाँ तक हमें सारी प्रॉपर्टी पता चल चुकी है मेटल की, तो उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम मेटल की डेफिनेशन को दे सकते हैं। द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कीवर्ड आपका मेटलॉइड। मेटलॉइड
आर द एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी वो सब एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो मेटलॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल द एलिमेंट विच आर डल, नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे एलिमेंट जो डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। सोनोरियस द मेटल प्रोड्यूस शार्प साउंड ऑन बीटिंग एंड मेटल आर सोनोरियस, कहने का मतलब मेटल को जब हम बीट करते हैं तो बहुत शार्प साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम मेटल को सोनोरियस बोलते हैं। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज और कीवर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और खुश रहिए। इसी के साथ थैंक यू।